मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया था, कहीं इनका गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र पर इनका अधिकार था। इसी कारण ये क्या कहलाए, गुर्जर कहलाए। और इन्होंने भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसी कारण इनको प्रतिहार अर्थात इनको द्वारपाल कहा गया था। फिर मैंने आपको इनकी उत्पत्ति से संबंधित मतों के बारे में बताया था, तो मैं आपको उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत बता चुका हूं और आज अपन जो बचे हुए मत हैं उनकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे तो इनके बारे में अपन को उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों के बारे में जानकारी लेनी है। उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, तो मैं पहले आपको कुछ स्रोत बता चुका हूं और अपन जो ये आज का जो सेशन है वो अगले बचे हुए स्रोतों के बारे में मैंने रखा है। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बादामी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके ऐहोल अभिलेख से अपन को गुर्जर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा भी हमारे कहने का मतलब राजस्थान से या भारत के किसी भी राज्य से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे अपन को गुर्जर शब्द की जानकारी प्राप्त होती है, तो उनके बारे में मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूं। तो जैसे बात करें अपन वाऊ का मंडोर अभिलेख, इससे भी अपन को इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वाऊ का मंडोर अभिलेख, उसके अलावा एक अभिलेख और है जिसका नाम है कक का घटियाला अभिलेख। कक का घटियाला अभिलेख, कक का घटियाला अभिलेख। उसके अलावा बात करें अपन राघनपुर अभिलेख की, इससे भी अपन को इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राघनपुर अभिलेख, आगे बात करें तो एक अभिलेख और आता है और उसका नाम है राजौरगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? राजौरगढ़ अभिलेख। उसके अलावा बात करें अपन देवली अभिलेख की, देवली अभिलेख, इससे भी अपन को इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें अपन करहड़ अभिलेख की, करहड़ अभिलेख, बात करें अपन नीलकंठ अभिलेख की, नीलकंठ अभिलेख, तो इन अभिलेखों से अपन को इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वाऊ का मंडोर अभिलेख, कक का घटियाला अभिलेख, उसके अलावा मैंने आपको बताया राघनपुर अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख, देवली अभिलेख, करहड़ और नीलकंठ अभिलेख से अपन को इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो करहड़ अभिलेख और ये जो नीलकंठ अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में
इन दोनों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। क्या बताया है मैंने आपको बताया है कि ये जो करण अभिलेख है और नीलकंठ अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में जो प्रतिहार है उनको क्या बताया गया है, गुजर बताया गया है। आगे अपन बात करें उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों की, तो आपने नाम सुना होगा भगवान मनु का, जो जहां तक मेरी जानकारी है वहां तक कहने का मतलब जब सृष्टि का विनाश हुआ था तो भगवान नारायण के मत्स्य अवतार के दौरान एक ही इंसान जीवित बचा था और उसका नाम था मनु। और होता क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। संसार में सबसे पहले कौन कहने का मतलब आया, मनु। और इस मनु के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया, मनुस्मृति ग्रंथ, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो मनु, इन मनु के वंशज कौन बने, कहने का मतलब मनु के जो पुत्र थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। मैंने क्या बताया आपको, कब मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के अगर पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था रघु, और रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था दशरथ। यह उत्पत्ति से संबंधित ही स्रोत है, आप इसको समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया मनु के जो पुत्र थे उनका नाम था इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे उनका नाम था रघु, और रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम क्या था, दशरथ। तो अब क्या होता है कि ये जो इक्ष्वाकु था इसके द्वारा कौन सा वंश चलाया गया, इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश, इक्ष्वाकु वंश। किसने चलाया, जो इक्ष्वाकु थे उनके द्वारा कौन सा वंश चलाया गया, इक्ष्वाकु वंश, या इसी को अपन कह सकते हैं सूर्यवंश या सूर्यवंशी। मैंने आपको बताया कि इक्ष्वाकु के द्वारा एक वंश इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। फिर आगे रघु हुए और इनके द्वारा कौन सा वंश चलाया गया, रघुवंश। यानी रघुवंश नाम किनके नाम पर पड़ा है, इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे रघु, उन्हीं के नाम पर जो रघु है, इन्हीं रघु के नाम पर रघुवंश रखा गया है। फिर आगे मैंने आपको बताया अज, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था भरत, तीसरे का नाम था शत्रुघ्न, और चौथे का नाम था लक्ष्मण। मैंने क्या बताया, इक्ष्वाकु के द्वारा इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश चलाया गया, रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा। फिर उसके बाद में अज हुए, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र। दशरथ के कितने पुत्र, 4 पुत्र। एक का नाम राम, दूसरे का नाम भरत, और तीसरे का नाम शत्रुघ्न, और चौथे का नाम लक्ष्मण। और इन गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है। गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है। किसका वंशज माना गया है, लक्ष्मण का वंशज माना गया है। तो ये वाला मामला था, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। मैंने क्या बताया, इक्ष्वाकु के द्वारा इक्ष्वाकु वंश, रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा। फिर आगे रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्रों में से जो लक्ष्मण या लखन थे, इन्हीं के वंशज माना गया है। किनको, इन गुर्जर प्रतिहारों को। तो ये मामला आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन मोनोथ नैन्सी और हेंगसांग का क्या कहना है उनके बारे में
चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो ये था मामला इनकी उत्पत्ति से संबंधित। तो आप बता सकते हो कि सर राघनपुर अभिलेख, वाउक का मंडोर अभिलेख, उसके अलावा कक्क का घटियाला अभिलेख, इन सभी अभिलेखों से अपन को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं आगे और क्या मत आते हैं। तो बात करें अपन मोनोत नैणसी की, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के दीवान थे। तो मोनोत नैणसी के अनुसार, मोनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं थी? कुल 26 शाखाएं थी। शाखाएं मैं क्या बता रहा हूं का जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के दीवान मोनोत नैणसी का यह कहना है का गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं थी, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। 26 शाखाओं में से 2 महत्वपूर्ण शाखाएं और 2 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी मंडोर के प्रतिहार, मंडोर, और ये मंडोर कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, और दूसरी थी शाखा जिसका नाम था भीनमाल। भीनमाल कहां पे पड़ता है? जालोर में। जालोर के प्रतिहार। तो आप इसको भी विशेष रूप से नोट करना। मोनोत नैणसी के द्वारा राजस्थान में जो ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसकी टोटली 26 शाखाएं बताई गई है, जिसमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण आती है, मंडोर जोधपुर के गुर्जर प्रतिहार, उसके अलावा बात करें भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब अपन एक प्रसिद्ध यात्री आते हैं हेनसांग। तो हेनसांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन गुर्जर जो ये प्रतिहार राजवंश है इसके संस्थापक की बात करेंगे कि किस प्रकार उनके द्वारा राजस्थान वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजवंश को स्टेब्लिश कैसे किया गया, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति से संबंधित ये भी एक मत है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो यात्रियों का राजकुमार है उसकी भी बात करेंगे। अब आप बोलोगे मेरे से कि सर यात्रियों का राजकुमार कौन है, तो आप इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगला अपन पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने बहुत सी किताबों में देखने के बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से जो अब मैं हेनसांग के बारे में बताऊंगा वह नहीं पूछा गया हो, क्योंकि बार बार प्रश्न तो वही रिपीट होते रहते हैं। तो हेनसांग के बारे में अपन अलग से चर्चा करते हैं। तो ये उत्पत्ति से संबंधित मत वाला मामला आपका खत्म हो चुका है। मैं अलग से आपको हेनसांग के बारे में बता देता हूं। फिर अपन इस गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करेंगे। तो बात किसकी करेंगे अपन? हेनसांग की। हेनसांग, हेनसांग तो यह सम्राट हर्षवर्धन के काल में
भारत आया था। यह तो रही पहली बात। यह जो चीनी यात्री हेनसांग था, यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने इस भारत में आया था। आगे बात करें तो ये जो हेनसांग था, इस हेनसांग के द्वारा क्या की गई? यात्रा की गई। हेनसांग ने क्या की? यात्रा की। और यात्रा कहां की इसने? बेराट की। और बेराट का वर्तमान नाम लिख सकते हो आप, जयपुर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कब भारत में आने के बाद में इस हेनसांग ने यात्रा की, कहां की? बेराट की। और बेराट को अपन वर्तमान में जयपुर कहते हैं। और बेराट को इसने क्या नाम दिया? वह नाम आपको याद रखना है। क्या नाम दिया? तो नाम दिया था इसने पार्यात्र। पार्यात्र नाम दिया। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नाम दिया। तो यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है जो चीनी यात्री हेनसांग आया था और हेनसांग के द्वारा जब विराटनगर जयपुर यानी बेराट की यात्रा की गई तो बेराट को कौन सा शब्द दिया गया था इनके द्वारा? तो आपको बताना चाहिए था, पार्यात्र शब्द दिया था। आगे बात करें अपन इन्हीं हेनसांग की, तो इस हेनसांग के द्वारा फिर यात्रा की गई, वापस से यात्रा की गई। और कहां की गई? भीनमाल की। और ये भीनमाल कहां पे पड़ता है? जालोर में। मैंने क्या बताया कि हेनसांग ने सेकंड बार यात्रा की, कहां की? भीनमाल जालोर की। और भीनमाल जालोर को क्या नाम दिया इसने? क्या नाम दिया? तो आप नाम बताओगे, पीली मोलो। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। पीली मोलो नाम दिया। क्या नाम दिया? पीली मोलो। तो आप दो बातें याद रखोगे, बेराट को क्या नाम दिया इसने? पार्यात्र। और भीनमाल को क्या नाम दिया इसने? पीली मोलो। अब अगर भीनमाल का जिक्र आ रहा है तो अपन एक बात और लिख सकते हैं कि जो संस्कृत कवि है भीनमाल का यहां से मैं अलग लिख दूंगा। तो पहले अपन इन्हीं हेनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेनसांग का जो ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है? की। इसका जो ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी के नाम से इसके ग्रंथ को जाना जाता है। आगे बात करें अपन हेनसांग की, तो ये जो हेनसांग थे इनके द्वारा जो गुर्जर इन गुर्जरों को क्या नाम दिया इन्होंने? तो आप नाम बताओगे, गुर्जरों को क्या नाम दिया इन्होंने? तो नाम बताओगे आप क्या? लो। क्या नाम दिया इन्होंने गुर्जरों को? तो गुर्जरों को नाम दिया इन्होंने कुचेलो। किसने? हेनसांग ने। और बात करें अपन हेनसांग के उपनाम की, तो इसका उपनाम लिख सकते हो आप, उपनाम। तो हेनसांग का उपनाम लिख सकते हो आप, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। उसके अलावा अपन इसको कह सकते हैं नीति का पंडित। तो यह था। और मैं आपसे इस भीनमाल के बारे में कहना चाहता था, इसको मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे। भीनमाल यानी संस्कृत कवि माघ की जन्मस्थली। इसको भी आप याद रखना क्योंकि यह भी पूछा जा चुका है। जो संस्कृत के विद्वान थे
महाकवि माघ, इन महाकवि माघ की जन्मस्थली कौन सी रही है? तो आप याद रखोगे नाम भीनमाल जालोर। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हेनसांग ने भारत में आते ही यात्रा कहाँ की? बैराट, जयपुर की, और बैराट को नाम दिया इसने पारियात्र। फिर उसके बाद में इसने यात्रा भीनमाल जालोर की और भीनमाल जालोर को इसने पीली मोलो नाम दिया था। फिर मैंने आपको बताया कि जो हेनसांग का ग्रंथ है इसको सियुकी के नाम से जाना जाता है, और गुर्जरों के लिए या गुर्जर प्रतिहार राजवंश के लिए इस हेनसांग के द्वारा कुचेलो शब्द दिया गया था। और हेनसांग के अगर उपनाम की बात करें तो इसको यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो संस्कृत कवि माघ है इसकी जन्मस्थली कौन सा क्षेत्र रहा है? तो आप बताओगे सर भीनमाल जालोर। तो अब अपनी जो अगली क्लास होगी, तो अगली क्लास में अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र की बात करेंगे कि किस प्रकार हरिश्चंद्र के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश को स्टेब्लिश किया गया था। और फिर क्रम से जो भी इस वंश के प्रतापी शासक हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, उन सभी शासकों की अपन चर्चा करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आप इनके अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।